नमस्कार। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़े थे। तो आज की इस वीडियो में हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे और सौरमंडल में भी हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सूर्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और उन सभी को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम क्या है। तो देखिए, सूर्य तथा अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। देखिए, सूर्य के साथ जितने भी खगोलीय पिंड हैं, उन सभी के समूह को ही सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह, उनके उपग्रह एवं असंख्य पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह या फिर लघु ग्रह तथा उल्काएं पाई जाती है। देखिए, सौरमंडल में सूर्य के अलावा 8 ग्रह होते हैं और उन 8 ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं, पुच्छल तारे होते हैं, लघु ग्रह यानी क्षुद्र ग्रह होते हैं और उल्काएं पाई जाती है छोटे छोटे। तो इन सभी के समूह को ही हम लोग सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, जितने भी यह पिंड हैं, ये सभी के सभी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में घूमते हैं, यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी ग्रह हैं या फिर उपग्रह पिंड हैं, ये सभी के सभी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। ठीक है। और सौरमंडल का व्यास 1179 करोड़ किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सौरमंडल का व्यास कितना है, तो 1179 करोड़ किलोमीटर आप याद रखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सौरमंडल में सबसे प्रमुख जो है वह सूर्य है। तो इस वीडियो में हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ या फिर सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, और आगे आने वाले वीडियो में हम अन्य ग्रहों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सूर्य या फिर सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, सूर्य और सभी ग्रह पहले बादल के रूप में थे। जितने भी सूर्य हैं या फिर जितने भी ग्रह हैं, वो सभी पहले जो है सौरमंडल बनने से पहले बादल के रूप में थे, यानी गैस के बादल के रूप में थे। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका केंद्र संघनित होने लगा। देखिए, जो गैस का बादल था, ऊपर जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गैस का परमाणु है वह सिकुड़ने लगे, वो पास पास आने लगे, जिस वजह से उनका केंद्र जो है संघनित होने लगा। मतलब उनके केंद्र में गैसों का गैस जो है इकट्ठा होने लगा। ठीक है। अब गैस के इकट्ठा होने से उनका घनत्व जो है बढ़ गया। केंद्र में घनत्व क्या हो गया? बढ़ गया। तापमान भी उसका बढ़ गया, जिस वजह से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसको हम सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सुपरनोवा विस्फोट के बारे में बताया है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ, सुपरनोवा विस्फोट, जिससे क्या हुआ कि वह गैसों का बादल बीच से टूट गया, और बीच से जैसे ही टूटा तो जो केंद्र का भाग था वह सूर्य बना। अब वो केंद्र का भाग ही सूर्य क्यों बना? क्योंकि केंद्र में बहुत अधिक तापमान था, गैसों के इकट्ठा होने के कारण केंद्र उसका संघनित हो गया था गुरुत्वाकर्षण के कारण। इस वजह से जो केंद्र का भाग था वह सूर्य बन गया। ठीक है। और बाकी जो है धीरे धीरे और गैस इकट्ठा होने लगा। जैसे ही विस्फोट हुआ था, तो विस्फोट होने के कारण बिखराव हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे गैस जब इकट्ठा होने लगा कहीं कहीं पर, तो अन्य ग्रहों का उससे निर्माण हो गया। ठीक है। लेकिन जो गैस का जो केंद्र भाग था बादल का, उससे जो है सूर्य का निर्माण हुआ। तो इस तरह से सौरमंडल बना और इसी तरह से सूर्य का निर्माण हुआ। अब आप जान गए कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ था। अब आइए हम सूर्य के बारे में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सूर्य हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र में 100 अरब तारों में से एक है। देखिए, हमारी आकाशगंगा जो है मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला, उसमें तकरीबन 100 अरब से अधिक तारे हैं। उन्हीं तारों में से एक तारा है जिसका नाम है सूर्य। ठीक है। जिसे सौरमंडल का मुखिया, प्रधान या फिर जनक कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछे कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं या फिर प्रधान किसे कहते हैं या फिर जनक किसे कहते हैं, तो वह सूर्य को कहते हैं, क्योंकि सौरमंडल का सबसे बड़ा जो सदस्य है वह सूर्य है। इस वजह से इसको जनक, प्रधान या फिर मुखिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
सूर्य एक गैसीय पिंड है जो गैसों से मिलकर बना है, जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम तथा 2.5% अन्य गैसें हैं। सूर्य जो है यह गैस का एक गोला है, कोई ठोस नहीं है, यह गैस का क्या है, गोला है जो गैसों से मिलकर ही बना है, जिसमें 71% आपको हाइड्रोजन मिलेगा, 26.5% हीलियम है और 2.5% अन्य गैस है उसमें। ठीक है। सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है। हाँ, जो सूर्य का केंद्र है उसका केवल तापमान जो है वह 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है। इसी वजह से सूर्य का जो केंद्र है उसमें जो भी पदार्थ उपस्थित होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में मौजूद हैं। किस अवस्था में? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था का मतलब एकदम गाढ़ा, जैसे दही होता है गाढ़ा होता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य के केंद्र में सभी पदार्थ हैं, क्योंकि केंद्र का जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है और उस तापमान को आप ध्यान में रखिएगा, 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में एवं ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। मध्य भाग का मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई भी वृत्त बनाते हैं तो वृत्त बनाएंगे तो उसका एक केंद्र होगा, तो केंद्र का जो आकार होता है वो छोटा होता है और जो ध्रुव होता है यानी बाहर बाहर से जो परिधि होती है ध्रुव, तो उसका आकार जो है बड़ा होता है, तो उसको घूमने में ज़्यादा समय लगता है और केंद्र को घूमने में कम समय लगता है। तो वही सूर्य का कह रहा है कि सूर्य का जो मध्य भाग है यानी जो केंद्र वाला भाग है वो 25 दिनों में और जो ध्रुवीय भाग है वो बड़ा है तो 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है ब्रह्मांड वर्ष, तो जानते हैं हम ब्रह्मांड वर्ष क्या है। देखिए सूर्य दुग्ध मेखला यानी हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, तो सूर्य मिल्की वे के केंद्र का एक चक्र 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। 25 करोड़ वर्ष का मतलब 250 मिलियन वर्ष में, उसी को हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। तो सूर्य जो है आप जानते हैं कि मिल्की वे में है, मिल्की वे आकाश गंगा में है, तो सूर्य मिल्की वे का चक्कर लगाता है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है, क्योंकि सभी ग्रह उपग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य जो है आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। तो कौन सी आकाश गंगा? तो मिल्की वे का यानी दुग्ध मेखला का। तो सूर्य जब दुग्ध मेखला का एक चक्र पूरा करता है तो उसको 25 करोड़ वर्ष लगता है यानी 250 मिलियन वर्ष। उसी वर्ष को हम लोग ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सूर्य द्वारा 25 करोड़ वर्ष में मिल्की वे का एक चक्र पूरा किया जाता है, उसी वर्ष को हम लोग ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है। देखिए जो सूर्य है वह 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से दुग्ध मेखला के केंद्र का चक्कर लगाता है। सूर्य जो है वह हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र में है, दुग्ध मेखला के कहाँ है? केंद्र में है, तो वह केंद्र का चक्कर लगाता है सूर्य। तो किस स्पीड से लगाता है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र का चक्कर लगाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कि सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। जो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसको आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड, या फिर कहीं कहीं पर 8 मिनट केवल 16 सेकेंड ही होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है कि सूर्य की त्रिज्या 6.96 × 10⁻5 किलोमीटर है। सूर्य की त्रिज्या कितनी है? आपको पृथ्वी की त्रिज्या पता होगा कि 6400 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या, लेकिन सूर्य की त्रिज्या कितनी है? तो 6.96 × 10⁻5 किलोमीटर। पृथ्वी की तुलना में यह 109 गुना बड़ा है। सूर्य जो है वो पृथ्वी की तुलना में कितना गुना बड़ा होगा? 109 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है।
सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% भाग सूर्य में निहित है। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं हम कि सौरमंडल 100 केजी का है तो उसमें से 99 केजी जो है सूर्य का वजन हो जाएगा, बाकी 1 केजी में और ग्रह होंगे। इस तरह से है, इसलिए कहा जाता है कि सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% भाग जो है वह सूर्य में निहित है। यानी पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा यदि कोई है तो वह है सूर्य, उसके बाद ही कोई ग्रह है या फिर कोई तारा है। ठीक है, देखिए सूर्य पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना बड़ा है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है तो 3,33,000 गुना। ठीक है, आयतन के अनुसार सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, ऐसी अगर 13 लाख पृथ्वी आ जाए तब जाके मिल के एक सूर्य का निर्माण होगा। यानी 13 लाख पृथ्वी जो है एक सूर्य में समा सकती है आयतन के अनुसार। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। देखिए पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आता है, यानी जो तापमान, जो गर्मी हमें महसूस होता है, वो सूर्य का 2 अरबवां भाग होता है। सोच सकते हैं आप कितना अरबवां भाग होता है? 2 अरबवां भाग होता है सूर्य का। वही कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये थे सूर्य के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब आइए हम पढ़ते हैं सूर्य की संरचना के बारे में कि सूर्य के अंदर जो है और बाहर कितनी संरचनाएं हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, सभी जो है महत्वपूर्ण है, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में सूर्य की संरचना से प्रश्न आता ही आता है। अब आइए हम पढ़ते हैं सूर्य की संरचना को। देखिए सूर्य की संरचना को 6 परतों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वह 6 परत हैं? देखिए कोर है, विकिरण मंडल, संवहनीय मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और लास्ट है कोरोना। तो इन 6 परतों में सूर्य की संरचना को बांटा जाता है। ठीक है, कोर को, विकिरण मंडल को और संवहनीय मंडल को, इन तीनों को जो है सूर्य की आंतरिक संरचना कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर होता है, सूर्य के अंदर का परत है, अंदर का ये संरचना है, इसलिए इनको जो है आंतरिक संरचना के नाम से जाना जाता है। और बाकी जो 3 है, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना, इनको जो है सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है, मतलब सूर्य का बाहरी परत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तीनों जो है बाहर होते हैं। अब आइए हम 6 को एक एक करके पढ़ते हैं और इनमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है उनको हम देखते हैं। तो आइए हम सबसे पहला परत देखते हैं, कोर। देखिए कोर जो है यह सबसे गर्म परत है। सूर्य का सबसे गर्म परत कौन सा हो जाता है? तो कोर हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह कोर है। यह सूर्य का केंद्रीय भाग होता है। सबसे केंद्र में कौन सा होता है? कोर। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि सूर्य के केंद्र में कौन पाया जाता है या फिर कौन होता है? तो कोर होता है। कोर एक परत है। ठीक है, इस केंद्र में जहां नाभिकीय संलयन की क्रिया संपन्न होती है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? बहुत बार हम बता चुके हैं कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तो उसको नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसी कोर में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसी केंद्र में ऊर्जा मुक्त होती है और इसका तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि सूर्य का जो केंद्र है वो बहुत अधिक गर्म होता है, यानी सूर्य के केंद्र का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो कितना डिग्री होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसके पहले भी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है कोर में, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस वजह से कोर का तापमान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है सूर्य के केंद्र का तापमान। ठीक है, अब इतना ज़्यादा तापमान के कारण केंद्र में जो भी पदार्थ होगा वो प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आ जाएगा? प्लाज्मा, यानी एकदम गाढ़ा द्रव अवस्था में आ जाता है कोर में। ठीक है, और यहीं से ऊर्जा बाहर की ओर फैलने लगता है, क्योंकि केंद्र में बहुत अधिक तापमान हो गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊर्जा हो गया है, तब यहाँ से ऊर्जा यानी तापमान जो है बाहर अब फैलेगा। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए सूर्य के दूसरे परत का नाम है विकिरण मंडल, यानी रेडिएशन जोन।
कोर से आने वाली ऊर्जा इस क्षेत्र में चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रवेश करती है। अभी आप पढ़ें कि सूर्य का जो केंद्र वाला भाग है यानी कोर का तापमान बहुत अधिक होता है, तो वहीं से जो है ऊर्जा बाहर की ओर फैलती है सूर्य में। तो जैसे ही केंद्र से ऊर्जा बाहर की ओर आती है तो सबसे पहले विकिरण मंडल में प्रवेश करती है, क्योंकि कोर के बाद कौन सा मंडल आ जाएगा? विकिरण मंडल यानी दूसरा परत। तो जैसे ही ऊर्जा विकिरण मंडल में प्रवेश करती है तो वह चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रवेश करती है। चुंबकीय विकिरण जो है एक्सरे किरण को कहा जाता है, गामा रे को कहा जाता है यानी गामा किरण को, और फोटोन को। तो जो केंद्र से ऊर्जा निकलती है और विकिरण मंडल में आती है तो वह जो है विकिरण के रूप में आती है, चुंबकीय विकिरण के रूप में, यानी एक्सरे, गामा रे और फोटोन के रूप में आके विकिरण मंडल में प्रवेश करती है यानी रेडिएशन जोन में। इस वजह से इस दूसरे परत को विकिरण मंडल यानी रेडिएशन जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि विकिरण मंडल में ऊर्जा जो है विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित होती है यानी फैलती है। ठीक है, तो ये दूसरा परत है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा परत यानी संवहनीय मंडल यानी कन्वेक्टिव जोन। यह सूर्य की आंतरिक संरचना की सबसे बाहरी परत है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि सूर्य की आंतरिक संरचना के अंतर्गत 3 परतों को रखा गया था, कोर, विकिरण मंडल और संवहनीय मंडल। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा इस इमेज में कि ये केंद्र वाला कौन सा है? कोर है, उसके बाद कौन है? विकिरण मंडल, और उसके सबसे बाद कौन है? संवहनीय मंडल। तो देखिए कि इन तीनों को आंतरिक संरचना कहा जाता है, और इन तीनों को आंतरिक संरचना कहते हैं। तो इन आंतरिक संरचना में सबसे बाहर कौन सा है? तो संवहनीय मंडल है यानी कन्वेक्टिव जोन है। इसलिए कहा जाता है कि यह सूर्य की आंतरिक संरचना की सबसे बाहरी परत है। तो इससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि सूर्य की आंतरिक संरचना की सबसे बाहरी परत कौन सा है? तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाता है कि सूर्य का सबसे बाहरी परत जो है कोरोना है। तो देखिए, ऐसे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सा है तो कोरोना हो जाएगा। लेकिन यदि कहे कि सूर्य की आंतरिक संरचना की सबसे बाहरी परत कौन है तो वह हो जाएगा संवहनीय मंडल, क्योंकि आंतरिक संरचना के अंतर्गत 3 ही परत आता है, कोर, विकिरण मंडल और संवहनीय मंडल, और आंतरिक संरचना में सबसे बाहर में है संवहनीय मंडल। इस वजह से इस प्रश्न को घुमा के ऐसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहीं से ऊर्जा का संवहन होता है, यानी संवहन के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरण होता है। तीसरा मंडल से ऊर्जा क्या होता है? स्थानांतरण होता है, यानी ऊर्जा का संवहन होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग सूर्य की आंतरिक संरचना को पढ़ लिए। सूर्य के आंतरिक संरचना के अंतर्गत 3 परतों को रखा गया था, तो हम तीनों परतों को पढ़ लिए। अब हम देखते हैं सूर्य का वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब सूर्य का जो बाहरी परत है उसके बारे में। तो सूर्य के बाहरी परत में भी 3 परत आएगा, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना मंडल। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपसे एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इसको बनाया गया है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं प्रकाश मंडल को यानी फोटोस्फीयर को। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट परत है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इससे पूछा जाता है। अब आप समझ जाएंगे कि देखिएगा कि कौन कौन से इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसको पढ़ने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए, यह सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का जो वायुमंडल है उसमें 3 परत आते हैं। तो देखिए कि इस इमेज में कि सबसे नीचे कौन है? प्रकाश मंडल ही है, क्योंकि 3 ऊपर से 3 परतों को सूर्य के वायुमंडल का परत कहा जाता है। तो सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा हो जाएगा? प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। ठीक है, यह दीप्तिमान सतह है। दीप्तिमान का मतलब इसके पास प्रकाश है जो हमें दिखाई पड़ता है। हम जो सूर्य को देखते हैं और हमें जो दिखाई पड़ता है वो प्रकाश मंडल ही है यानी फोटोस्फीयर है। तो यहीं से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है या फिर कौन सा परत दिखाई पड़ता है, तो वह प्रकाश मंडल। ठीक है,
यह अन्य परतों की अपेक्षा ठंडा भाग है क्योंकि इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान किस परत का होता है? प्रकाश मंडल का होता है। यानी सूर्य की अपेक्षा यदि देखा जाए तो ये बहुत कम तापमान है। हमारे अपेक्षा देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौलने लगता है, लेकिन यदि इसको देखा जाए कि सूर्य की अपेक्षा जहाँ केंद्र का तापमान सूर्य का 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसकी अपेक्षा देखें तो प्रकाश मंडल का तो तापमान बहुत कम हो गया 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारे अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो गया ये। तो ध्यान रखिएगा कि अन्य परतों की अपेक्षा जितने भी सूर्य के परत है उन सभी परतों की अपेक्षा ये सबसे ठंडा परत होता है प्रकाश मंडल, क्योंकि इसका तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखिए सौर कलंक प्रकाश मंडल में ही पाए जाते हैं। सौर कलंक क्या है समझिए, यह सूर्य पर दिखाई पड़ने वाले काले धब्बे होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये काला काला जो धब्बा है इसी को सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी खोज गैलीलियो ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि सूर्य पर उपस्थित सौर कलंक की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक हमें देखने को मिलता है, ये एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सौर कलंक की संख्या समय के साथ बदलती रहती है। समय के साथ इसकी संख्या क्या होती है? बदलती रहती है, कभी 1, कभी 2, कभी 10, ऐसे। इनकी संख्या 11 वर्ष की चक्रीय घटना के रूप में बढ़ती एवं घटती है। ठीक है, सौर कलंकों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। सौर कलंक का एक चक्र कितने वर्ष का होता है? तो 22 वर्ष का होता है। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। जब सूर्य की सतह पर सौर कलंक दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होती है। चुंबकीय झंझावात जैसे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। चुंबकीय सुई की दिशा नॉर्थ से साउथ होती है तो उसकी दिशा क्या होती है? बदल जाती है जैसे ही सौर कलंक दिखाई पड़ता है सूर्य पर तब। ठीक है, जिसके कारण जो है टेलीविज़न, रेडियो आदि में समस्या उत्पन्न होने लगता है, झिनझिनाहट आने लगता है, उसमें खराबी तकनीकी होने लगती है टेलीविज़न और रेडियो में, जैसे ही सूर्य पर सौर कलंक दिखाई पड़ता है तैसे। ठीक है, तो ये सभी जो है प्रकाश मंडल में इतने सारी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं वर्णमंडल को यानी क्रोमोस्फीयर को। देखिए यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला परत है। देखिए वर्णमंडल और कोरोना में, इन दोनों परतों में मैं आपको एक अंतर बताऊंगा जिसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे प्रश्न जो है गड़बड़ नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो वर्णमंडल जो है ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला परत है जो प्रकाश मंडल के ऊपर होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये प्रकाश मंडल है और प्रकाश मंडल के ऊपर जो परत है उसका क्या नाम है? क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल। और ये कब दिखाई पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। कब? तो सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, कभी कभी इस परत में बहुत तेज आग की लपटें निकलती है। आग की लपटें जैसे वीडियो में देख रहे हैं, लाफ निकलता है जिसको हम सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं। इन लपटों को क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला। और इस सौर ज्वाला में एक्स किरणें और गामा किरणें होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जाहिर सी बात है कि जो ज्वाला निकल रहा है वर्णमंडल से, इसको हम सौर ज्वाला कहते हैं और इससे जो है एक्स किरणें और गामा किरणें निकलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला को ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है यानी ऊपर का भाग, उस एरिया में सौर ज्वाला को हम लोग ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस। और दक्षिणी ध्रुव में यानी निचला भाग वाले एरिया में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव में, और उत्तरी ध्रुव में इस सौर ज्वाला का क्या नाम है? तो बोरियोलिस है, ऑरोरा बोरियोलिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि उन सौर ज्वाला को जो वायुमंडल से निकलता है तो पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव में उसको कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में उसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, अब ये देखते हैं सूर्य का सबसे लास्ट परत कोरोना।
कोरोना जो है ये बीमारी वाला कोरोना नहीं है, ये सूर्य के परत का नाम है कोरोना। इसको किरीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह सूर्य का सबसे बाहरी परत है। इससे दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो पूछेगा कि सूर्य का सबसे बाहरी परत का नाम क्या है, तो वह कोरोना है। या फिर ऐसे कहेगा कि सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी परत कौन सा है, तो वह कोरोना है। क्योंकि सूर्य के वायुमंडल में भी 3 परत है, एक है प्रकाश मंडल, दूसरा वरमंडल और तीसरा कोरोना। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि कोरोना जो है सबसे बाहर है, यानी सूर्य के वायुमंडल का सबसे यह बाहरी परत हो जाएगा। इसे केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। यहीं पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट छुपा हुआ है। देखिए, वरमंडल जो है यानी क्रोमोस्फीयर अभी आप पढ़ें, उसको सूर्य ग्रहण के समय देखते हैं। ठीक है, लेकिन कोरोना को पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगेगा उस वक्त जो है कोरोना दिखाई देता है सूर्य में, और केवल सूर्य ग्रहण के समय वरमंडल यानी क्रोमोस्फीयर दिखाई पड़ता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इसका तापमान इतना अधिक होता है कि यह सूर्य से अलग होता दिखाई पड़ता है। देखिए, इसका जो है तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोना का तापमान कितना होता है, 10 लाख डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस वजह से यह सूर्य से अलग होता दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका तापमान जो है ज़्यादा है। इसका तापमान क्या है, ज़्यादा। और सबसे कम तापमान किस परत का होता है, तो प्रकाश मंडल का। और सबसे अधिक देखा जाए तो केंद्र में सूर्य का तापमान होता है। ठीक है, और कोरोना का तापमान कितना, 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इसका तापमान जो है बहुत अधिक होता है अन्य परतों की अपेक्षा। इस वजह से यह सूर्य से अलग होता दिखाई पड़ता है। ध्यान रखिएगा। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का मुकुट किस परत को कहा जाता है, तो कोरोना को यानी किरीट को कहा जाता है। तो ये थे सूर्य के संरचना के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया, जो एग्जाम में पूछा जाता है या फिर पूछे जाने की संभावना है।